हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं के बारे में बताएंगे। पिछले वीडियोस में मैंने मध्यकालीन श्रृंखला के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत की स्थापना, इस्लाम का उदय, भारत में इस्लाम का प्रवेश, इन सारी बातों को बताया। उसके बाद अरबों की सिंध विजय के बाद हम देखते हैं महमूद गजनवी के आक्रमण, मोहम्मद गोरी के आक्रमण, दिल्ली सल्तनत की स्थापना। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के अंतर्गत गुलाम वंश, फिर उसके बाद खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश की स्थापना। इस तीसरे राजवंश की स्थापना के क्रम में हम आपको गयासुद्दीन तुगलक द्वारा तुगलक वंश की स्थापना, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक का सुल्तान बनना, इन सारी बातों के बारे में विस्तार से बता चुके हैं। आज हम आपको मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं के बारे में बताएंगे। मोहम्मद बिन तुगलक एक्चुअली में अपनी योजनाओं के कारण ही इतिहास में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अपनी योजनाओं के कारण ही जाना जाता है, प्रसिद्ध भी है और विवादास्पद भी है। तो हम देखते हैं कि उसकी जो प्रमुख योजनाएं हैं, दोआब में कर वृद्धि मोहम्मद बिन तुगलक की कुछ इतिहासकारों ने उसकी प्रथम योजना बताया है, जबकि कुछ इतिहासकार इसे उसकी अंतिम योजना बताते हैं। इसी प्रकार से राजधानी परिवर्तन, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी का परिवर्तन उसकी सर्वाधिक विवादास्पद योजना मानी जाती है। इसी तरह से सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, प्रतीक मुद्रा का प्रचलन उसकी बहुत क्रांतिकारी योजना थी। इसी प्रकार हम देखते हैं कि खुरासान अभियान की योजना बनाना बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी। इसी प्रकार हम देखते हैं कराचिल अभियान भी दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य के लिए अत्यंत आवश्यक था। इन सारी बातों का अब हम विशद विश्लेषण करेंगे। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले इसकी दोआब में कर वृद्धि की योजना को देखते हैं। तो दोआब में कर वृद्धि का जहां तक सवाल है, दोआब दो नदियों के बीच की भूमि अर्थात गंगा और यमुना के बीच की जो भूमि है, अत्यंत फर्टाइल लैंड मानी गई है, बहुत ही उपजाऊ भूमि थी। तो स्वाभाविक है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा कि क्यों न इस भूमि पर अधिक राजस्व वसूल करके सल्तनत की योजनाओं को सुचारू रूप से कार्यान्वित किया जा सकता है, इसके लिए अधिक धन प्राप्त किया जा सकता है। तो उसके लिए उसने क्या किया, भू उपज का 50% मतलब 50% राजस्व वसूल किया, लैंड रेवेन्यू वसूल किया। इसके अंतर्गत उसने क्या किया है, जो माना जाता है कि राजस्व में जो वृद्धि की गई है वो 1/10 भाग से 1/20 भाग तक की गई है। इसके अलावा अन्य कर भी लगाए गए। ध्यान रखिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने घरी और करी चर भी लगाए थे। घरी और चरी कर जो लगाए थे, हम देखते हैं गयासुद्दीन तुगलक के समय ये सारे कर हटा दिए गए थे, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें फिर से कड़ाई से लागू किया है। घरी और चरी को भी वसूल किया गया है और इन करों को कड़ाई से वसूल करने के समय ही क्या होता है कि दोआब में अकाल पड़ जाता है। और ऐसी अकाल की स्थिति में अनावृष्टि के कारण, सूखा के कारण अकाल पड़ जाता है। और ऐसी अकाल की स्थिति में भी जो राजस्व अधिकारी होते हैं उनके द्वारा इसे कड़ाई से वसूल किया जाता है। ऐसी स्थिति में दोआब में विद्रोह हो जाता है। उस विद्रोह का भी बड़ी कड़ाई से दमन किया जाता है और दमन करने से क्या होता है, विद्रोह और भी बढ़ जाता है। हम देखते हैं कि बर्नी बताता है कि दोआब में जब सुल्तान ने दमन किया है तो जंगलों में विद्रोही भागे हैं और जंगलों में उनका जंगली जानवरों की भांति शिकार किया गया है। ये अकाल और विद्रोह बर्नी 1334 में बताता है। तो हम देखते हैं जब सुल्तान तक इसकी सूचना पहुंचती है कि अकाल वास्तव में बहुत भयंकर है, और स्थिति की विकरालता को और भीषणता को देखते हुए सुल्तान ने क्या किया है, फिर राहत और बचाव कार्य चलाए हैं। इसी के अंतर्गत दीवान ए अमीर को ही एक कृषि विभाग की स्थापना की गई है। और इसके अंतर्गत क्या होता है, राहत और बचाव कार्य के अंतर्गत सरगद्वारी नामक शिविर लगाया गया है। सुल्तान ने स्वयं शिविर किया है। ये सरगद्वारी कहाँ था, ये कन्नौज के निकट स्थित था। इसके अंतर्गत किसानों को तमाम तरह की राहत प्रदान की गई है। और एक अकाल संहिता का ध्यान रखिएगा, दीवान ए अमीर को ही जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक का सबसे अमूल्य योगदान है वास्तव में। तो हम देखते हैं कि अकाल संहिता का निर्माण किया गया है और इसके अंतर्गत सौंधार को दिया गया किसानों को। देखिए कई किताबों में तकाबी लिखा मिलता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो तकाबी गलत है, क्योंकि सल्तनत काल में कृषि ऋण को सौंधार कहा जाता था।
और मुगल काल में इसे ही तकाबी कहा जाता था। तो ध्यान रखिए, हम लोगों को यहाँ तकाबी शब्द का इस्तेमाल करना है, सौंधार शब्द का इस्तेमाल करना है, ना कि तकाबी शब्द का। तो सौंधार दिया गया मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, जिससे किसान हल बैल और बीज खरीद सकें। लेकिन हुआ क्या, जब तक राहत और बचाव कार्य चलाई जाते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, और इस देर के कारण ही उतना लाभ नहीं हो पाता है। अगर ये समय रहते कार्य हुआ होता तो शायद है कि विद्रोह की स्थिति न बनी होती। इसके बाद हम देखते हैं कि राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन मोहम्मद बिन तुगलक का सबसे विवादास्पद योजना मानी जाती है। इस राजधानी परिवर्तन क्यों किया गया, दिल्ली से देवगिरी या दिल्ली से दौलताबाद राजधानी क्यों ले जाई गई, इस संबंध में इतिहासकारों ने, समकालीन इतिहासकारों ने भी अपने अलग अलग दृष्टिकोण से विचार किया। हम देखते हैं इब्न बतूता ने बताया है कि जो दिल्ली के लोग थे सुल्तान को अनाम से, मतलब बिना नाम से गालीपूर्ण पत्र लिखा करते थे, इसलिए सुल्तान नाराज था। इसके अलावा इसामी ने बताया है कि दिल्ली के लोगों को दंडित करना सुल्तान का उद्देश्य था। तो हम देखते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए, अगर हम समीक्षा करेंगे तो ऐसा ये वास्तविक उद्देश्य नहीं है। वास्तविक उद्देश्य की अगर हम बात करेंगे तो देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में सबसे विस्तृत साम्राज्य दिल्ली सल्तनत का स्थापित होता है। सल्तनत की सीमाएं दूर दक्षिण तक पहुंचती हैं। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि ऐसे स्थान पर राजधानी आवश्यक थी जो केंद्र में स्थित हो साम्राज्य के। इसके अलावा नवविजित दक्षिण के राज्य, जिन्हें डायरेक्ट कंट्रोल में लेने के लिए और अधिक नियंत्रण की आवश्यकता थी, तो इसलिए भी देवगिरी में राजधानी बनाना आवश्यक था। इसके अलावा हम देखते हैं कि पश्चिम से, जिस तरीके से पश्चिम उत्तर भाग से लगातार मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे, तो इन ऐसे मंगोलों के आक्रमण से भी सुरक्षित राजधानी के लिए दौलताबाद एक सुरक्षित स्थान हो सकता था। तो याद रखिएगा, जो उद्देश्य हैं मोहम्मद बिन तुगलक के राजधानी परिवर्तन के लिए, वास्तव में मंगोल आक्रमण से सुरक्षा, साम्राज्य में केंद्रीय स्थिति और दक्षिण की संपन्नता या दक्षिण पर डायरेक्ट कंट्रोल करना, नवविजित क्षेत्रों पर सुदृढ़ता से प्रशासन करना, यही प्रमुख उद्देश्य रहे हैं। और याद रखिएगा, देवगिरी पुराना नाम था, आपको मालूम होगा। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी क्या करता है, इसका नाम कुतुबाबाद कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इसी को कुतुबाबाद के स्थान पर दौलताबाद कहा जाता है। राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाया गया। समकालीन इतिहासकार इस बात के लिए आलोचना करते हैं कि दिल्ली को जनविहीन कर दिया गया, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। दिल्ली का महत्व कुछ कम अवश्य हुआ हो, लेकिन दिल्ली का महत्व समाप्त नहीं हुआ था। दिल्ली एक बड़े सैन्य केंद्र और एक बड़े आर्थिक केंद्र के रूप में भी मौजूद था। इसके अलावा हम देखते हैं कि दिल्ली में टकसाल भी विद्यमान थी, जो सिक्के देवगिरी से भी, दौलताबाद से भी प्रसारित किए जाते थे, इसी तरह से दिल्ली से भी प्रसारित किए जाते थे। तो हम देखते हैं, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि बहुत से मुस्लिम विद्वानों को, बहुत से मुस्लिम अमीरों को दक्षिण का जो वातावरण है वो रास नहीं आता है। ऐसी स्थिति में सुल्तान ने 1335 में दिल्ली वापस जाने की अनुमति प्रदान कर दी लोगों को। उसके पीछे तमाम कारण हैं। जिस तरीके से प्लेग फैला और दक्षिण में निरंतर विद्रोहों की एक श्रृंखला शुरू हुई, ऐसी स्थिति में कुछ न कुछ निराशा का भाव भी सुल्तान के अंतर्गत था। इसलिए दक्षिण को उसने छोड़कर फिर से दिल्ली को राजधानी बनाना आवश्यक समझा। तो हम देखते हैं प्रतीक मुद्रा का प्रचलन, जो नेक्स्ट है वो प्रतीक मुद्रा का प्रचलन। ये अपने में भारत में एक अनूठा प्रयोग था, प्रथम प्रयोग था, क्रांतिकारी प्रयोग था, वैज्ञानिक प्रयोग था। ये सारी बातें हैं। तो इसका क्यों किया गया, देखिए, चांदी के टंके के स्थान पर पीतल और कांसे के सिक्के चलाए गए। तो क्यों चलाए गए, उसके पीछे क्या कारण थे? तो हम देखते हैं कि विश्व में वैश्विक स्तर पर चांदी की कमी हो रही थी, तो सुल्तान अपने खजाने में संचित चांदी को बर्बाद नहीं करना चाहता था। स्वाभाविक है, अपनी चांदी को बचाने के लिए सुल्तान ने प्रतीकात्मक सिक्कों को चलाया। तो हम देखते हैं कि बर्नी ने जो बताया है कि रिक्त खजाना भरना, माने सुल्तान अपने खाली खजाने को भरना चाहता था। टंका के स्थान पर बर्नी के अनुसार उसने तांबे के सिक्के चलाए और उन्हें भी टंका ही कहा गया है।
फरिश्ता ने पीतल या कांसे के सिक्के बताए हैं और इनका जो प्रचलन है वो 3-4 वर्ष रहा है। प्रतीक मुद्रा के प्रचलन के उद्देश्य के संबंध में इसामी लिखता है कि जनता को परेशान करना सुल्तान का उद्देश्य था, जबकि साइमन डिग्बी ने लिखा है कि कुबलई खान चूंकि चीन में प्रतीकात्मक मुद्रा को, सांकेतिक मुद्रा को सफल रूप से प्रयोग कर चुका था, ईरान में भी प्रतीकात्मक मुद्रा चलाई गई थी, तो स्वाभाविक है कि दिल्ली सल्तनत में भी मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा को चलाना आवश्यक समझा। ध्यान रखिएगा, चीन में ये सांकेतिक मुद्रा सफल होती है जबकि ईरान में असफल होती है। लेकिन इस योजना की अगर हम समीक्षा करते हैं तो होता क्या है, इसके तहत जाली सिक्के तमाम बनाए गए, माने फेक करेंसी को रोकना सुल्तान के लिए मुश्किल हो गया। हम देखते हैं कि बर्नी लिखता है कि हर हिंदू का घर एक टकसाल बन गया था। देखिए ध्यान रखिएगा, उस समय जो टकसाल होती थी ये सिक्के डालने का काम सुनार किया करते थे, स्वाभाविक है वो हिंदू हुआ करते थे। तो बर्नी ने आलोचना की है कि हर हिंदू का घर एक टकसाल बन गया था और जाली सिक्के ढाले जा रहे थे। तो हम देखते हैं कि जब सुल्तान को लगा कि जाली सिक्कों की ज्यादा मात्रा बढ़ जाती है और विदेशी व्यापारी इन सिक्कों को लेने से इनकार कर देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं, ऐसी स्थिति में सुल्तान के द्वारा इन सिक्कों को वापस ले लिया जाता है। वापस लेने की घोषणा की जाती है और सुल्तान के द्वारा बताया जाता है कि लोग बदले में चांदी के सिक्के ले सकते हैं। तो ये बताया जाता है कि दिल्ली में पीतल और कांसे के सिक्कों के ढेर लग गए और बदले में लोगों ने चांदी प्राप्त कर ली। इस तरह से दिल्ली में खजाने पे बहुत जबरदस्त असर पड़ा है। हम देखते हैं कि ये जो खजाने पे असर पड़ा है, स्वाभाविक है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने राज्य की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, सुल्तान के प्रतिष्ठा को बचाने के लिए ऐसा काम किया जो किसी भी सल्तनत के लिए, किसी भी राज्य के लिए अत्यंत आवश्यक था, आवश्यक के साथ अनिवार्य था। तो हम देखते हैं कि लेकिन बर्नी का ये कथन अपने आप असत्य सिद्ध हो जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक अपने रिक्त खजाने को भरना चाहता था, इसलिए उसने चांदी के स्थान पर प्रतीकात्मक मुद्रा चलाई है। अगर उसका खजाना रिक्त होता तो बदले में वो चांदी को वापस न कर पाता। हम देखते हैं ये चांदी के ढेर बाद तक राजधानी में पड़े रहे थे, बहुत दिनों तक देखे गए हैं, जिनका वर्णन बाद में भी लोगों ने किया है। तो हम देखते हैं इसका प्रचलन 3-4 वर्ष तक रहता है। इसकी असफलता का सबसे बड़ा कारण यह था कि यह समय से पहले योजना थी भारत में और जनता में वो सहयोग, वो विश्वास प्राप्त नहीं कर पाई जिसकी इसे आवश्यकता थी, और सुल्तान फेक करेंसी को रोकने में सफल नहीं हो पाया। इसकी असफलता का यही कारण था। हम देखते हैं कि इसके बाद फिर क्या होता है, खुरासान अभियान। ये सुल्तान की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। 16 खुरासान के लिए, विजय के लिए एक योजना बनाई जाती है। मध्य एशिया की अस्थिर स्थिति में सुल्तान की महत्वाकांक्षाएं जागती हैं और सुल्तान सोचता है कि किस प्रकार से इस योजना को कार्यान्वित किया जाए। तो इसके लिए क्या किया जाता है, 3,70,000 की सेना तैयार की जाती है। उस सेना को अग्रिम वेतन भी प्रदान कर दिया जाता है। और लेकिन होता क्या है, इसका उद्देश्य क्या था? अगर हम उद्देश्य की बात करें तो मध्य एशिया पर आधिपत्य करना इसकी महत्वाकांक्षा बताई गई है। और वास्तव में देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत की प्राकृतिक सुरक्षा सीमा को, जो भारत की पारंपरिक रूप से प्राकृतिक सुरक्षा सीमा रही थी, उसे प्राप्त करना सुल्तान का उद्देश्य था। तो सुल्तान का उद्देश्य में कहीं से भी कोई खोट नहीं दिखाई पड़ती है। लेकिन ये योजना विफल क्यों होती है? जब देखते हैं कि मध्य एशिया की राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन हो जाता है और सुल्तान को ये लगता है कि अब योजना को कार्यान्वित करना एक घाटे का सौदा हो सकता है, नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए वो उस योजना को स्थगित कर देता है। इतिहासकारों ने इस योजना को स्थगित करने के लिए आलोचना की है, जबकि वास्तव में ये सुल्तान का एक बुद्धिमत्तापूर्ण, एक समझदारी भरा कदम था। इसमें कहीं भी सुल्तान ने अपने ईगो को, अपने अहम को आगे नहीं आने दिया और उसने बदली हुई परिस्थितियों में इस योजना को निरस्त कर दिया। अगर सुल्तान ने ये योजना निरस्त न की होती तो क्या होता, इस योजना में बहुत जबरदस्त असफलता मिलती। हम देखते हैं मध्य एशिया के अभियानों में मुगल काल में भी
शाहजहां के समय में किस प्रकार से तमाम अभियान असफल हुए हैं, और इसके बाद हम देखते हैं कि अंग्रेजों के समय में भी, गवर्नर जनरल के समय में भी तमाम अफगान अभियान भी असफल हुए हैं। इन असफलताओं से जिस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत को बचाया, उससे ये स्पष्ट होता है कि सुल्तान ने ये कितना बुद्धिमत्तापूर्ण काम किया और भारत को एक बड़ी असफलता से बचा लिया और सेना को मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। तो हम देखते हैं कि यह सुल्तान की योजना स्थगित करना उसका मूर्खतापूर्ण नहीं बल्कि बुद्धिमत्तापूर्ण कदम था। इसके बाद हम देखते हैं कराचिल अभियान। कराचिल जगह के बारे में विभिन्न इतिहासकारों ने विभिन्न मत दिए हैं। हम देखते हैं कि कराचिल उत्तराखंड में कुमायूं के क्षेत्र को भी बताया जाता है, और यह भी अनुमान लगाया जाता है कि हिमाचल में कांगड़ा का क्षेत्र कराचिल था। तो हम देखते हैं इसके पीछे जो उद्देश्य था, ये माना जाता है कि तमाम जो विद्रोही राजपूत होते थे इन पहाड़ी क्षेत्रों में शरण लेते थे। इसके अलावा इन पहाड़ी क्षेत्रों के जो स्थानीय राजा होते थे वो भी अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, तत्पर नहीं थे। इसके अलावा एक कारण और बताया जाता है कि सीमा पर चीनी घुसपैठ को रोकना भी सुल्तान का उद्देश्य था। याद रखिएगा कि सीमा पर जो चीन की घुसपैठ है ये आज का विषय नहीं है, ये ऐतिहासिक रूप से भी पुराना विषय रहा है, एक प्राचीन समस्या रही है। याद रखिएगा किसी भी राष्ट्र का चरित्र और उसका स्वभाव एक मूल रूप से वही रहता है, जो होता है उसे बदला नहीं जा सकता। इसलिए हम देखते हैं जिस प्रकार से घुसपैठ की समस्या आज बनी हुई है वही मोहम्मद तुगलक के समय में भी दिखाई पड़ती है। इसके अलावा फरिश्ता ने यह कहा है कि तिब्बत पर आक्रमण उसका उद्देश्य था, और इसका जो सेना नायक था खुसरो मलिक था। याद रखिएगा इसका जो सेना नायक था खुसरो मलिक था, और इसे जिद्या, एक जिद्या जगह है, स्थान है, वहां तक जाने का आदेश दिया गया था कि उससे आगे सेना न जाए। लेकिन हम देखते हैं प्रारंभिक सफलता के अति उत्साह में उत्साहित होकर सेना आगे चली जाती है, और आगे बढ़ने से तमाम प्राकृतिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और प्राकृतिक प्रकोप के कारण अंततः ये सेना नष्ट हो जाती है। इसमें 1 लाख घुड़सवार तैयार किए गए थे, इस सेना के लिए घुड़सवारों की सेना तैयार की गई थी 1 लाख की। और इसके अलावा जो खुरासान की सेना थी इसका भी काफी प्रयोग किया गया था। तो हम देखते हैं कि बर्नी बताता है केवल 10 लोग शेष बचे थे, संपूर्ण सेना यहाँ नष्ट हो जाती है। तो हम देखते हैं कि इस योजना को क्यों बनाया गया, उसके पीछे एक उद्देश्य ये भी दृष्टिगत होता है कि खुरासान योजना के तहत 3,70,000 की जो आर्मी तैयार की गई थी, इस सेना को भी कहीं न कहीं नियोजित करना था, उसका इस्तेमाल करना था, वरना एक विद्रोह की स्थिति बन सकती थी। तो सुल्तान की यह योजना भी अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण थी, इसमें कोई भी खोट नहीं थी। लेकिन होता क्या है, जो सेना नायक होता है वो अति उत्साह में आगे बढ़ जाता है, और इसी के कारण फिर ये योजना असफल होती है। इस असफलता का दोष सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को नहीं दिया जा सकता। तो हम देखते हैं कि हमने आज मोहम्मद बिन तुगलक की सारी योजनाओं का डिस्कशन किया। अब इन योजनाओं के बारे में फिर से एक बार देख लेते हैं। तो याद रखिए कि इसकी जो योजनाएं हैं प्रमुख रूप से मैंने आपको बताई कि दोआब में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा, खुरासान अभियान, कराचिल अभियान, ये प्रमुख योजनाएं रही हैं। इसमें दोआब में कर वृद्धि जो है वो 50% तक बढ़ा के की जाती है। दीवान अमीर को ही कृषि विभाग था, इसने स्थापना की है, और ये काफी महत्वपूर्ण योगदान है मोहम्मद बिन तुगलक का। इसके बाद हम देखते हैं उसने अकाल संहिता बनाई और सौंधार को बांटा है, और जो योजनाएं हैं उनकी हमने सारी समीक्षा की। तो याद रखिएगा कि इसमें कहीं भी उसकी योजनाओं से मोहम्मद बिन तुगलक की कहीं मूर्खता सिद्ध नहीं होती है। वास्तव में वो मूर्ख सुल्तान नहीं बल्कि एक बहुत ही बुद्धिमान सुल्तान था। सबसे बड़ा तर्क ये है कि दिल्ली सल्तनत के उस वातावरण में कोई भी पागल सुल्तान 26 वर्षों तक राज्य नहीं कर सकता था। तो मोहम्मद बिन तुगलक की समीक्षा, उसकी योजनाओं की समीक्षा का जहाँ तक सवाल है तो स्पष्ट है कि मोहम्मद तुगलक की योजनाएं बुद्धिमत्तापूर्ण थी, लेकिन समय से आगे थी। जनता का सहयोग उस तरह से प्राप्त नहीं हो पाया, इसलिए ये योजनाएं असफल रहीं। आप मेरे इस चैनल को, मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेज को
सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर और लाइक करें जिससे अधिकाधिक लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। नेक्स्ट वीडियो में हम मोहम्मद बिन तुगलक के समय के विद्रोह और उन विद्रोहों के कारण नवीन राज्यों का उदय, इन सब के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।